तो दोस्तों, जैसा कि कल की कक्षा में हमने आपको कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रश्नावली 1.1 से पढ़ाया था और कल हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक पहले के 2 सवाल कराए थे और तीसरा सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था कि जिन बच्चों पर वो सवाल नहीं बनता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बनता है तो ठीक, वरना हम अगले दिन आपको वो सवाल लगा कर दिखाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको आज तीसरा सवाल उसका करके दिखा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने बोर्ड पर उस तीसरे सवाल को पहले से आपके लिए लगा दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का हल, जैसा हमने आपको कल सिखाया था। इसको गौर से देखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं। हमें दी गई है, एक संख्या है 867 व दूसरी संख्या है 255। यहाँ पर 867 और 255 में जो बड़ी संख्या है हमारी, उसका नाम है 867, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है जो 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में जो बड़ी संख्या हो उसमें सबसे बड़ी संख्या को a मानना है। यहाँ 3 संख्याओं के लिए नहीं है, ये केवल 2 संख्याओं के लिए HCF की एक प्रमेयिका है जो केवल 2 संख्याओं पर लागू होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो सूत्र आता है a बराबर BQ प्लस R। इसका फॉर्म मैं कल हिंदी में बता चुका हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हमारा भाज्य यानी बड़ी संख्या है 867, बराबर के नीचे बराबर, b का मान है 255। अब हमें 255 का मित्रों ऐसे पहाड़े पढ़ना है कि 867 से ज़्यादा ना हो। तो हमने 255 का 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो आता है हमारा 765, और 867 में जब हम 765 घटाते हैं तो शेष में बचता है हमारा 102। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहती है कि यदि शेषफल तब तक जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक आप इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। तो हमने यहाँ लिखा कि चूंकि 102 बराबर नहीं है शून्य के, यानी हमारा शेषफल अभी शून्य नहीं है, इसलिए पुनः इन दोनों 255 और 102 इन दोनों संख्याओं में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और 255 और 102 में जो बड़ी संख्या है उसे मानेंगे a। और इस बार हम सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे रखेंगे 255 बराबर 102। 102 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 255 से ज़्यादा ना हो। तो हमने 2 बार पढ़ा तो आया हमारा 204 और बचा शेष में 51। अब देखिए मित्रों, अभी भी 51 है, शेषफल के स्थान पे अभी भी 51 है, शून्य नहीं आया, यानी हम इस स्टेप को एक और कदम आगे बढ़ाएंगे और हम फिर से लिखेंगे कि चूंकि 51 बराबर नहीं है शून्य के, इसलिए 102 और 51 में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए, मैंने 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया है, जहाँ पर 102 को मैंने a तथा 51 को b माना है। 51 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 102 से अधिक ना हो। मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है कि 51 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 102 से अधिक ना हो। तो मैंने 2 बार पढ़ा तो आया 102 और शेष बचता है मित्रों हमारा 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पूर्व में ही कि हमें इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता। अतएव जैसे ही हमारा शेषफल शून्य आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सवाल है वो हल हो चुका है। और ये शून्य कौन लाया? 51 लाया, यानी हम लिखेंगे कि 51 ही हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी महत्तम समावर्तक होगा। अब ये कौन है 51? 51 है 867 और 255। 867 और 255 के बीच वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है, यानी 51 वह संख्या है जो 867 में भी भाग दे सकती है और 255 में भी भाग दे सकती है। आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि हम अब अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमारा दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या
5 के रूप में होता है। यानी सवाल हमारा ये फिर से सुन लीजिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक संपूर्णांक केवल 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में ही हो सकता है। उसका ऐसा कहना है कि आप ये सिद्ध करके हमें दिखाइए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो या तो ये होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि धनात्मक विषम पूर्णांक का अर्थ क्या होता है। धनात्मक का मतलब होती है धन की संख्या, यानी आप ऋण की संख्या ले ही नहीं सकते। ठीक, अब बात आती है आपकी विषम पूर्णांक पे। विषम पूर्णांक क्या है? विषम पूर्णांक वो कहलाता है जो 2 के पहाड़े में नहीं आता या 2 से विभाजित नहीं होता या किसी सम संख्या से विभाजित नहीं होता। अब ऐसी संख्या कौन होती है भाई वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी हर एक संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है वही कहलाती है हमारी विषम संख्या। अब सारी ये प्लस की हैं इसलिए धनात्मक। तो हमें यही तो सिद्ध करना है कि जो हमारी संख्या होगी वो या तो 6q+1 होगी या 6q+3 होगी या 6q+5 होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमारे दिमाग में अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सवाल को गौर से सुनिए। वो कहता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, अब मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि a जो यूक्लिड का a यानी भाज्य है वो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने कहा ठीक है सर मान लेते हैं। और b बराबर है 6। सर ये कहाँ से आया? ये b बराबर 6 आप कहाँ से लाए? तो मैंने आपको कहा कि इसको गौर से आप देखिए, आपको नहीं लग रहा कि ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेय में रखा हुआ है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये a बराबर जो होता है वो होता है BQ+R, जहाँ पर b का काम कर रहा है 6 और q का काम कर रहा है q और r शेषफल का काम कर रहा है 1 या 3 या 5। तो हमने इसी अंदाजे से ये लगा लिया कि वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हमसे कह रहा है कि उसी के माध्यम से ये हमें सिद्ध करके दिखाओ कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है यानी ये इसका आंसर क्या निकलेगा। यदि लास्ट में 1, 3 या 5 यानी विषम संख्याएं हैं यानी शेषफल विषम है तो है पूरी संख्या क्या होती है? विषम ही होती है। वो ये कहता है सिद्ध करने को, यानी यदि किसी संख्या के शेषफल के स्थान पर विषम संख्या विषम अंक आती है तो वह पूरी संख्या एक विषम पूर्णांक कहलाएगी। वो ये प्रूफ करने के लिए हमसे, सिद्ध करने के लिए हमसे कह रहा है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं उसे। हम मान लेते हैं कि a यानी कि हमारा भाज्य, हमारा जो भाज्य है भाई वो कैसा है? धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक भी है। जहाँ b का मान लिया हमने 6, उसी के देख से उसने जो दिया हमें उसी को देख करके हमने b का मान ले लिया 6। और उसने ये बताया कि शेषफल 1, 3 या 5 यानी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक ले रहा है वो शेषफल? 5 तक। तो हमने ले लिया भैया कि जो हमारा शेषफल है r कहाँ है? 6 से छोटा है। कहाँ तक है? 5 तक है, यानी 6 से छोटा है। ये कहलाता है लेस देन और ग्रेटर देन। जिसकी तरफ मुंह खुला हो, जिसकी तरफ पीठ हो वो छोटा, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा अंक कहलाता है। यानी इसे इंग्लिश में बोलेंगे r इज लेस देन 6, यानी r 6 से छोटा है। यानी कहाँ तक है? 5 तक है। r की वैल्यू कहाँ तक है? 5 तक है। कहाँ से लेकर? 1 से लेकर, यानी इक्वल। ये क्या लगा है? इक्वल लगा है। यानी r यानी शेषफल का मान 0 या 0 के बराबर, 0 या 0 के बराबर, यानी 0 से लेना है आपको, 0 के बराबर। r की वैल्यू 0 से लेके 6 से छोटी यानी कहाँ तक लेनी है? 5 तक लेनी है। वो सवाल में खुद उसने कहा है करके, हमने भी ऐसे ही कर लेते हैं। हम r की वैल्यू ले लेते हैं 0 से लेके 5 तक। तो हमने मान लिया कि जो हमारा शेषफल है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ऐसा उसने कहा। तो भैया b की वैल्यू निकल आई
R की वैल्यू निकल आई। अब बात आती है Q की। Q का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, तो हम भी मान लेते हैं कि Q को Q उसने माना है, तो हम मान लेते हैं कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब सर ये धनात्मक क्यों आया? धनात्मक बेटे इसलिए आया क्योंकि वो कैसा सिद्ध करना है इसको? धनात्मक। अब मान लीजिए 6 में कोई ऋण लगा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? 6 किसी शेषफल में ऋण लगा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं ना। तो Q भी एक धनात्मक संख्या ही होगी, क्योंकि यदि Q कोई ऋणात्मक संख्या हम लेंगे तो पूरी संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, और हमें तो धनात्मक सिद्ध करना है, ना कि ऋणात्मक। इसलिए हम Q को क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। विषम है कि नहीं कि सम है ये नहीं मानेंगे हम, तो पूर्णांक मानेंगे, पूरा पूरा अंक है। ठीक है जी। तो होता क्या है, Q को हमने मान लिया, A मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक, B मान लिया 6, Q मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक। अब हमने इन सभी मानों में A, B और Q में और R में इन सभी मानों को लेकर के विभाजन प्रमेयिका, किसकी? यूक्लिड साहब की विभाजन प्रमेयिका को रख दिया। अब रखने पर हम जब R के विभिन्न मान लेंगे, पहला है R का मान 0, तो हम लेंगे R का मान 0। तो जब R का मान 0 है तो देखिए यूक्लिड का सूत्र कहता है A का A बराबर का बराबर, B का मान है 6, Q का मान है Q, और R का मान पहला हमने क्या लिया है? 0 लिया है। इसी प्रकार समीकरण नंबर इसे क्या दे देंगे? 1। अगली बार R का मान लिया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अगली बार R का मान लिया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब ये जुड़ेंगे क्यों नहीं? इसलिए नहीं जुड़ेंगे कि ये संख्या है और ये क्या है? अल्फ़ाबेट है, यानी ये क्या है? व्यंजक है। व्यंजक के साथ संख्या नहीं जुड़ती, जोड़ के साथ ऋण के साथ लिखी जा सकती है, जुड़ती कभी नहीं है। इसी प्रकार सारे शेषफल जब हम लेंगे तो ऐसे ये समीकरण बना लेंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये हमारे 0 से लेकर 5 तक के 6 समीकरण बन जाते हैं। अब आप गौर से देखिए, हमने यहाँ पूर्व में क्या माना था कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम कहाँ थे मित्रों? तो हम आपको बता रहे थे कि जब हमारे 1 से लेकर के 6 समीकरण आप देख पा रहे हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि आप पहले समीकरण को गौर से देखिए। यदि हमने Q को कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, यदि 6 Q का मान हम कुछ भी ले लीजिए, पूर्णांक कहाँ से प्रारंभ होते हैं? 0 से। आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो ये संख्या अपने आप निर्धारित कर दी कि ये विषम निकलेगी कि ये सम निकलेगी। मान लीजिए आपको 3 लेना है, ठीक है, तो आपने ले लिए Q का मान क्या ले लिया? 3 ले लिए, तो 3 कितने हो गए? 18, प्लस में क्या है? 0, तो संख्या क्या निकली? 18। अब आप बताइए 18 क्या है? 18 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? 18 एक सम संख्या है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? विषम संख्या, यानी हम समीकरण बता देंगे कि समीकरण 1। उसी प्रकार Q का मान 3 लेंगे तो 3 18 2 20, 20 भी क्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार 3 18 और 4 22, 22 भी क्या है? एक सम संख्या है। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि समीकरण 1, 3 व 5 से यह स्पष्ट होता है कि A जो भी संख्या निकलेगी वो विषम पूर्णांक नहीं हो सकती। ये विषम नहीं हो सकती। यहाँ आपको 3 नहीं लेना है, आप 1000 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। मान लीजिए 2 ले लीजिए, 6 दूनी कितने हो गए? 12, 12 भी कैसी है? एक सम संख्या है। मान लीजिए आप 1 ले लीजिए, 6 कम 6, 6 भी कैसी है? एक सम संख्या है। मान लीजिए आप 0 ले लीजिए, 0 6 का 0 हो गया, 0 भी क्या है? एक संख्या है लेकिन पूर्णांक है। तो 0 तो नहीं लेना है आपको कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है। 0 लेके क्या करेंगे? 0 हो जाएगी संख्या। तो यदि आप कोई भी पूर्णांक रखते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 कैसे हैं? इनमें कोई भी 1 से लेकर के कोई भी मान रख दीजिए अनंत तक का प्लस का धनात्मक मान, तो यह किसी भी परिस्थिति में विषम पूर्णांक। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि समीकरण 1, 3 व 5 से यह स्पष्ट होता है कि A कोई विषम पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, जबकि समीकरण 2 यानी कि समीकरण 2, 4 और 6
को देखकर यह ज्ञात होता है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा। यानी कि अभी हमने जैसे मान लीजिए 6 का उदाहरण लिया, हमने q के स्थान पे किसका उदाहरण लिया, 3 का उदाहरण लिया, तो 6 3 18 और 1 19, 19 क्या है, एक विषम संख्या है। यहाँ देखिए समीकरण 4 में क्या है, 6 3 18 और प्लस में क्या है 3, तो 18 और 3 21, 21 भी क्या है, एक विषम संख्या है। आप 0 से लेकर के कोई भी संख्या इन 6 के 6 समीकरणों में रख के देख लीजिए, जो संख्या आएगी वो समीकरण 1 3 और 5, इन तीनों समीकरणों में वह संख्या क्या आएगी, सम संख्या आएगी, और समीकरण 2 4 और 6 में वह संख्या क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो हम अंत में यह लिख देंगे कि अतः यह स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जिसके अंत में 1 3 या 5 यानी 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वह इन्हीं रूपों में होता है। उसके कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यहाँ 3q हो, 5q हो, 8q हो, कुछ भी हो, परंतु अंत में यानी शेषफल के स्थान पे यदि 1 है तो निश्चिततः वह संख्या विषम पूर्णांक ही होगी। अब धनात्मक है तो धनात्मक होगी, है ना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो लेक्चर में आपको यदि कोई कमी लगी हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप फिर से इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊंगा, और अगले वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चन हम आपको करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों लर्निंग विद के सर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि घर बैठे रहकर आप अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट कर सकते हैं, और अपना पूरा कोर्स मेरे चैनल के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं विदिन 4 से 5 मंथ के भीतर, जिसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और लगभग सभी सब्जेक्ट, यानी कि संस्कृत का भी कभी हम ग्रामर का एक बैच ले लेंगे, जिसमें संधि समास वगैरह हम आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति का कमेंट, जिस भी बच्चे का कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपका नाम उस नेक्स्ट वीडियो में अवश्य लूँगा, और आप अपना पते के साथ अपना कमेंट लिखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।